को मिल रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है लोटस हॉस्पिटल से डॉक्टर आशीष कुमार शर्मा। आशीष सर, साधना न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, यूरोलॉजिस्ट क्या कुछ करता है, किस तरह की ये समस्याएं होती है यूरो से संबंधित, चूंकि आप एक वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट हैं? साधना न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार शर्मा, लोटस हॉस्पिटल रायपुर से यूरोलॉजी संबंधित परेशानियों का निवारण करते हैं। बेसिकली हमारा जो डिपार्टमेंट है वह आप जब किडनी से जब पेशाब निकलती है और जब पेशाब जब पूरी निकल जाती है सामने के द्वार से, वहाँ तक के जितने सिस्टम है उसके सारी प्रॉब्लम के एक साथ निवारण करते हैं। जिसमें जैसे किडनी संबंधित अगर पथरी है, ट्यूमर है, गठान है, कोई विकृति है, किडनी की जन्मजात विकृतियां होती हैं, उसका निवारण होता है। पेशाब के नलियां जो किडनी से निकलती हैं उसकी अगर कोई विकृति या कोई रुकावट या स्ट्रक्चर है कोई, उसका निवारण होता है। पेशाब की थैली में अगर कोई गठान है, पथरी है, उसका निवारण किया जाता है। कई बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होना, डायबिटीज़ पेशेंट में कई बार पेशाब निकल जाना, उनका निवारण होता है, उसका इलाज किया जाता है। फिर एक ग्रंथि होती है प्रोस्टेट, जो बहुत आम तौर पे बुजुर्गों में उसकी बढ़ने के कारण से परेशानियां होती है पेशाब में, और पेशाब निकलने की दिक्कत होती है, उसका निवारण होता है। साथ में यूरोलॉजिस्ट कई सेक्सुअल प्रॉब्लम जो होते हैं मेल पार्ट के स्पेशली, जैसे फीमेल में जो होते हैं गायनेकोलॉजिस्ट देखते हैं सारे प्रॉब्लम्स, वैसे मेल का जो मेल हेल्थ प्रॉब्लम जो होता है, जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, इनफर्टिलिटी होता है, वो यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। एक सबसे अहम चीज होती है सर आजकल जो है यूरिन से जो संबंधित समस्याएं हैं, वो इन्फेक्शन वाली जो समस्या है सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। आप चूंकि इतने साल से हैं, किस तरह की इन्फेक्शन सबसे ज्यादा आते हैं यूरिन के मामले में? अभी एक तो क्या है कि कई सारे बच्चों को पेशाब संबंधित परेशानियों के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, अपनी देखरेख अपना ध्यान रखने में परेशानियां होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि ओवर एजुकेशन, कई बार बच्चे लोग ना यूट्यूब देख के बहुत ज़्यादा वॉश करते हैं, जिससे उनको ज़्यादा दिक्कतें, बर्निंग सेंसेशन होने लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशाब में उनको सिर्फ जलन है, पर चूंकि जलन को वो यूटीआई समझने लग जाते हैं और कहीं जाके सीधा उनको बोलते हैं कि हमको यूटीआई है, हमको इलाज कराना है। ऐसा ना करें, क्योंकि क्या होता है फिर आप अननेसेसरी एंटीबायोटिक लेते हैं और आपका इलाज लंबा चलता है। यूरिन का इन्फेक्शन जो है अगर यंग में अगर देखा जाए, जो सबसे कॉमनेस्ट हम लोग के केसेस में पाए जाते हैं, ज़्यादातर बहुत यंग लोग आते हैं। आप पानी सही मात्रा में पीजिए, आप जितने भी व्यस्त हों, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, अपने टाइमली पानी पीजिए रोज। अगर आप अभी क्या लाइफस्टाइल बहुत फास्ट हो गया है, तो अपना पेट का भी ध्यान पूरा रखें, पेट साफ होना चाहिए रोज। आजकल क्या होता है, बच्चे उठते हैं 6:30-7 बजे उठते हैं और 7:30 बजे चले जाते हैं अपने काम पे, अपने कॉलेज स्कूल्स में जाना पड़ता है उनको, तो उनको भी अपना ध्यान रखना है। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहेंगे तो आपको बहुत जल्दी जल्दी यूरिन इन्फेक्शन होगा। साथ में जो न्यूली मैरिड होते हैं उनको बहुत कॉमनली इन्फेक्शंस होता है, जिसको हम लोग हनीमून सिस्टाइटिस बोलते हैं। उनमें क्या होता है कि वो क्योंकि पहली बार कांटेक्ट करते हैं तो बर्निंग सेंसेशन होता है, पेनफुल होता है कई बार, तो उनको ये लगता है कि उनको यूटीआई हो गया है और फिर वो दे गेट ट्रीटेड फॉर यूटीआई। इनफैक्ट उसमें सिंपल मेडिकेशंस रहते हैं, पेन किलर, बर्निंग की दवाइयाँ रहती हैं, उसको लेने से वो सुधार हो जाता है। और ओल्डर एज ग्रुप में बहुत सारे कारण होते हैं, उसको देखना पड़ता है। इन्फेक्शन डायबिटीज़ के कारण से हो सकता है, कई बार प्रोस्टेट के कारण से हो सकता है, तो उनको देख के उसका निवारण करना जरूरी होता है। ये यूरिनल का जो इन्फेक्शन होता है, जैसे अभी आपने ब्रीफली बताया है, उससे बचाव के लिए क्या करे, किस तरह से वो जो है प्रिकॉशंस अपनाए ताकि वो उससे बच सके? फर्स्ट फॉर मेल पार्ट हम लोग यूरोलॉजिस्ट ज़्यादातर मेल पेशेंट ही देखते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि सारे बच्चों को सिखाना जरूरी है कि कैसे नहाएं। नहाते वक्त सामने की स्किन पीछे करके अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को तो ढंग से नहाने का जगह ही नहीं मिलती, कई बार प्राइवेसी नहीं रहता नहाने के लिए। तो प्लीज़ उसका ध्यान रखें, अपना ध्यान साफ सफाई रखें। और उसके बाद ये जो एक भ्रम होता है कि ना पेशाब कहीं भी कर देने से इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बेसिकली होता है कि आप बहुत देर तक पेशाब रोक के रखते हैं, जब घंटों पेशाब रोक के रखे रहते हैं कि नहीं अच्छी जगह मिलेगी तब करेंगे, और फिर लास्ट में आपको अच्छी जगह नहीं मिलती और आप गंदे टॉयलेट में जाके पेशाब करते हैं, तो आप ब्लेम उस गंदे टॉयलेट को देते हैं, ना कि आप जितनी देर जो रोक के रखे हैं उसको देते हैं। तो आप हमेशा जब भी आपको पेशाब लगे, कोशिश ना करें कि बहुत देर रोक के रखें, जब लगे तो कर लीजिए, वरना आपको जो बर्निंग और जो पेन होता है वो उसी कारण से हो सकता है। सर, ये प्रोस्टेट को लेकर समझना चाहेंगे, किस तरह की ये समस्या है, कैसे लोग इसको जानेंगे?
सबसे पहली बात यह है, प्रोस्टेट एक ग्रंथि है और हर पुरुष उसके साथ पैदा हुआ है। तो एक 6 साल के बच्चे में, मुझ में 40 साल की उम्र में भी और एक 60 साल की उम्र में, सब में प्रोस्टेट है। तो प्रोस्टेट कोई बीमारी नहीं है। प्रोस्टेट के बढ़ जाने से जो ग्रंथि है वो क्या 50 साल की उम्र के बाद बढ़ना शुरू होती है, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ हार्मोन तत्व है वो कम होने लगते हैं और प्रोस्टेट के जो आकार है वो बढ़ने लगता है। और उसके आकार बढ़ने से क्या होती है, जो नली है, क्योंकि उसके प्रोस्टेट ना पेशाब की नली के चारों तरफ एक ग्रंथि होती है, ठीक पेशाब की थैली के नीचे। तो वो ग्रंथि जब बढ़ती है, पेशाब के रास्ते में रुकावट होती है, तो आधी पेशाब रुकती है, आधी रह जाती है अंदर, जिससे इन्फेक्शन होने का डर रहता है। पेशाब करने में दिक्कत होती है, कई बार रात में बार बार उठ उठ के पेशाब करना पड़ता है मरीज को, और कभी उसमें पथरी बन सकती है पेशाब की थैली में, कभी पेशाब में खून आता है, कभी कभी किडनी तक में भी सूजन आ सकती है। तो आपके परिवार में अगर कोई बुजुर्ग हैं जो रात को बार बार उठ के पेशाब जा रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि वह बुढ़ापे के कारण से ऐसा हो रहा है। उनको पेशाब में प्रोस्टेट की ग्रंथि के बढ़ने के कारण से पेशाब की परेशानियां हो रही हैं और उनका इलाज करवाएं। प्रोस्टेट का इलाज ज़्यादातर देखिए, प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ना 30% लोगों में होता है। उन 30% में से ज़्यादातर मरीज, मोर देन 50% लोग दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं, और जो बचे पेशेंट होते हैं उनमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब में होगा ऐसा नहीं होता, ग्रंथि सब में है, परंतु इलाज जो है वो सिर्फ 30% लोगों में ही ज़रूरत पड़ती है। एक बड़ी चीज जो देखने को आ रही है सर अभी के इस युग में, वो है स्टोन की, पथरी की समस्या सबसे ज़्यादा यूरिनल में। तो वो किस तरह से अपनी जगह में लेता है लोगों को, और किस तरह से उससे बचा जा सकता है? आप लोग कैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं? जी, अगर अपन छत्तीसगढ़ के सिनेरियो देखें, तो हम जब स्टूडेंट थे और अभी के जो है केस, जो हमारे ओपीडीज के हिसाब से मैं बताऊं, तो नंबर ऑफ केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। और पिछले 20 साल में हमने देखा है कि ये केसेस जो ओपीडीज में, मतलब मुश्किल से, जनरल सर्जरी जब हम थे तब यूरोलॉजी डिपार्टमेंट भी नहीं था, तब वो पूरे ओपीडी में हफ्ते में 2 या 3 ही केस आते थे। और अब तो देखिए हमारा खुद का यूरोलॉजी हॉस्पिटल है। तो मेरा ये कहना है कि बहुत तेज़ी से इसलिए भी बढ़ रहा है स्टोन का, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई है। पानी के सोर्सेज कम होने लगे हैं, स्वच्छ पानी के सोर्सेज कम है, लोग पानी लेके चलना बंद कर दिए, बॉटल लेके चलना कम कर दिए हैं। इनफैक्ट कोविड के बाद लोगों ने थोड़ा अवेयरनेस आया है। बाहर खान पान में बहुत चीज़ें हुई हैं, अपन खान पान में बहुत बदलाव आ चुका है। लोग एनिमल प्रोटीन्स, चिकन, मटन, ये सब जो खाते हैं उससे भी स्टोन बनता है। जो एक्स्ट्रा सॉल्ट डलता है सब खानों में, आप मार करिएगा, ज़्यादातर खाने में नमक ज़्यादा डाला जाता है फॉर द टेस्ट थिंग। अचार, पापड़, मिक्सचर, भुजे, जो पैक्ड फूड होते हैं उसमें भी डाला जाता है नमक, ताकि वो प्रिजर्व्ड रहे खाना। ये सारे जो एक्स्ट्रा सॉल्ट होते हैं ये भी आपका स्टोन बनाने में बढ़ाते हैं। आपके जो खान पान के तरीका बदल गया है, लोग आजकल फैंसी फूड्स ज़्यादा खाते हैं, ना कि अभी आप देखेंगे पपीता और फल खाने के लिए बच्चों को बोलेंगे तो वो नहीं खाना पसंद करेंगे, पर आपको चिप्स कुरकुरे बहुत शौक से खाते हैं। ये जो डाइट सिस्टम जो चेंज हुआ है, इसके कारण से ये होता है कि लॉन्ग टर्म में फिर उनको स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है। खान पान अच्छा रखिए, अच्छे से पानी पीजिए, रोज फल खाइए। आप खरीद के जूस पीने पसंद नहीं करेंगे पर कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, तो ये सब आदतों को आपको बदलना पड़ेगा। आप अपने को अगर स्वच्छ रखना चाहते हैं तो आप ये देखिए आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ आपके शरीर के अंदर जा रहा है, और कोशिश करिए कि आपके शरीर को नुकसान ना करे। बस एक चीज़ सर, पानी को लेके आपने बताया, जैसे कई बार हम देखते हैं लोग पानी उबाल तो लेते हैं, लेकिन उसके सीधे उसको पी लेते हैं ठंडा होने के बाद, लेकिन उसमें कुछ कुछ चीज़ें दिखती रहती हैं, उससे भी क्या स्टोन बनने का खतरा रहता है? बेसिकली ऐसा है कि जब आप उबालते हैं पानी, तो उसमें जो फॉस्फेट्स होते हैं या कैल्शियम क्रिस्टल्स होते हैं वो कई बार प्रेसिपिटेट नीचे जम सकते हैं, और आप जो पानी पी रहे हैं उससे डायरेक्टली स्टोन बनना ऐसा बहुत कम रहता है, पर ये बहुत हार्ड वाटर जो रहते हैं उससे आपका स्टोन बनने की संभावना हो सकती है। और डायरेक्ट उबाल के ठंडा करके और बिना छाने पिएंगे तो कई सारे कीटाणु, मतलब कई सारे के जो वो बोलते हैं हम लोग उसके इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं, सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती है, वो आपके पेट में जाएंगे जो आपके पेट को नुकसान करेगी। तो वो सब का ध्यान रखना चाहिए आपको। एक चीज़ और है सर, यूरिनल में जो इन्फेक्शन होता है उससे ब्लड भी कई बार आता है, तो वो किस तरह की समस्या है वो, और लोग उसको कैसे समझेंगे और डॉक्टर के पास आएंगे? पेशाब में खून आना एक परेशानी है, और यह कभी भी आपको अगर पेशाब में खून आए प्लीज़ अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें। अगर आप 50 साल से ज़्यादा हैं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, और या आपको डायबिटीज़ है और आपको पेशाब में खून आया है, तो इमीडिएटली मिलना जरूरी है, तो वो गंभीर बात है।
पेशाब के रास्ते में कैंसर की संभावना हो सकती है उसमें, और पेशाब की थैली में गठाने हो सकती हैं या किडनी में गठान हो सकती है। मोस्ट ऑफ दिस केसेस में आपके इन्फेक्शन होते हैं, ज़्यादातर इन्फेक्शन भी होते हैं, लेकिन कैंसर को आपको रूल आउट पहले करना पड़ता है एंड देन वी ट्रीट द पेशेंट एज अकॉर्डिंग टू देयर सिम्टम्स। बच्चों में पेशाब में खून आ सकता है, वो 99% जो होते हैं पेशाब में खून आना इन्फेक्शन या स्टोन के कारण से ही हो सकते हैं। कैंसर का आपने जिक्र किया, क्योंकि अभी यूरिनल में भी कैंसर की शिकायतें आती हैं, तो उसके क्या कुछ सिम्टम्स रहते हैं, किस तरह से लोग उसको जान पाएंगे? एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, पूरा किडनी से लेके पेशाब के रास्ते तक के कैंसर्स होते हैं अलग अलग तरह के। कॉमनेस्ट में अगर अपन देखा जाए तो प्रोस्टेट कैंसर एक होता है, दूसरा पेशाब की थैली का ब्लैडर कैंसर जो है। अगर ब्लैडर कैंसर का देखा जाए तो उसमें आमतौर पे पेशाब में खून की जैसे उनको पता भी नहीं चलता है और पेशाब लाल रंग की होने लग जाती है बिना दर्द बिना किसी कारण से, तो वह एक लक्षण होता है पेशाब की थैली का कैंसर। पेशाब की थैली कैंसर अभी इंसिडेंस इसलिए भी बढ़ने लगे हैं कि पॉल्यूशन बढ़ चुका है, इंडस्ट्रियल गैसेस जो निकल रहे हैं उसके कारण से बहुत सारे पेशाब की थैली कैंसर होने लगे हैं। स्मोकिंग एक बहुत ज़रूरी कारण है। वैसे ही अगर प्रोस्टेट का देखा जाए तो प्रोस्टेट कैंसर भी एक, क्योंकि आजकल हमारी लाइफस्टाइल बड़ी अच्छी होने लगी है, लोग अब ना 70 साल 80 साल तक आराम से जी जाते हैं, तो ये कैंसर स्टार्ट ही होता है 50 साल के बाद, प्रोस्टेट कैंसर। और नॉर्मली 80 साल की उम्र में देखा जाए तो 50% लोगों में ये पाया जाता है। प्रोस्टेट एक ग्रंथि जो है उसमें ये कैंसर होता है जिससे गठान सी बन जाती है, और वो गठाने ना ही प्रोस्टेट बल्कि दूसरी जगह भी फैलने लगता है, हड्डियों में फैलता है और दर्द होता है। तो नॉर्मली हम जब भी 50 साल से उम्र के ज़्यादा पेशेंट जब देखते हैं, एक तो स्टैंडर्ड रूल है अगर वेस्टर्न वर्ल्ड का देखा जाए तो उनको 50 साल के बाद हर साल अपना जांच कराना होता है, पर हमारे यहाँ ये होता है कि जब तक परेशानी हो ना तब तक आते नहीं है। तो जब हमारे यहाँ कोई पेशेंट आता है 50 या 55 साल की उम्र में, तो हम उनका एक PSA टेस्ट कराते हैं, खून का सिंपल सा जांच है जिससे हम होने प्रोस्टेट की शुरुआत, कैंसर की शुरुआत में ही उसको जानकारी ली जा सकती है और उसका इलाज किया जा सकता है। ये सर एक एंड्रोलॉजी भी एक बड़ी समस्या उभर कर सामने आ रही है, वो किस तरह से पूरा अपनी जकड़ में लेता है, कैसे उसका समाधान किया जा सकता है? अगर एंड्रोलॉजी पार्ट देखा जाए तो दो पार्ट है, एक इनफर्टिलिटी पार्ट है और एक सेक्सुअल पार्ट है, इम्पोर्टेंसी पार्ट बोलेंगे। सेक्सुअल पार्ट जो है, जैसे अगर इरेक्शन प्रॉब्लम जो हो रहे हैं आज के यंगस्टर्स में इसलिए भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि ना एक तो उनके एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होने लग गए हैं, दूसरा क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग, फेथफुलनेस ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सेक्सुअल लाइफ है वो सिर्फ आपका ऑर्गन से नहीं होता, वो आपकी सोच, आपके विचार, आपका रिलेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो ऑफ लेट साइको सोशल कॉज बोलते हैं हम लोग। ऑर्गन का अगर देखा जाए, क्योंकि आजकल वो कई सारे डाइट ऐसा लेते हैं बच्चे लोग जो प्रोटीन सप्लीमेंटेशन के साथ हार्मोन सप्लीमेंट लेने लग गए हैं, तो उससे भी बहुत सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है। कई सारे और भी कारण हैं जिसमें जैसे ओबिसिटी है, अगर बहुत ज़्यादा वजन बढ़ रहा है तो इरेक्शन प्रॉब्लम होने लग जाता है। और अगर इनफर्टिलिटी पार्ट देखें तो अभी ऑफ लेट जो हम देख रहे हैं, एक तो स्पर्म काउंट्स बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं बहुत से बच्चों में। उसका एक बहुत बड़ा कारण जो देखा गया वो मोबाइल्स होते हैं। अगर आप दो मोबाइल अपने पैंट में दिन भर रखे रहते हैं तो उसके रेडिएशन का इफेक्ट डेफिनेटली आपके आता है, और इसके कारण से ये होता है कि आपका जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो जाता है। क्योंकि अगर आप जो स्पर्म है, अगर आप मोबाइल दिन भर अगर आप 8 से 10 घंटा तक उस मोबाइल से रेडिएशंस आपके टेस्टिकल्स में आते हैं तो काउंट्स ऑलमोस्ट 50% तक कम हो सकते हैं, और आपको रीजनरेट करने में स्पर्म को 120 दिन लग जाते हैं। तो अगर दिन भर आप ये रखें और रोज ऐसे कर रहे हैं तो आपके काउंट्स इतने कम हो जाते हैं कि वो फिर फाइनली इनफर्टिलिटी लेवल तक चले जाते हैं लोग। अगर आपको ऐसा शादी से अगर आपको 2 साल 3 साल हो गए हैं और आपको नहीं हो रहे हैं बच्चे, तो कृपया पहले एक अपनी जांच करवा लें, कहीं भी एक यूरोलॉजिस्ट से मिल के अपनी जांचें कराइए, क्योंकि ये निवारण इसका होता है। अगर अपन अर्ली इसका ट्रीटमेंट करें तो इसका इलाज बहुत अच्छा और बहुत सुगम वे में किया जा सकता है। बड़ी बात आपने कही सर, मोबाइल फ़ोन, क्योंकि आजकल हर कोई जेब में ही लेके फ़ोन चलता है, तो वो कैसे उसको कितना उसका रेडिएंस कितना दूर होना चाहिए वो, ताकि वो उस समस्या से ग्रसित ना हो, क्या उसके क्या समाधान है फ़ोन को अगर फ़ोन से हो रहा है? इसका समाधान तो बहुत डिफिकल्ट है, पर मैं ये नॉर्मली अपने पेशेंट को कहता हूँ कि आप जितनी ज़रूरत है उतना ही फ़ोन रखें। पहला, आप 2-2, 3-3, 4 और 4 सिम ना डालें उनमें,
क्योंकि वो आप सारे रेडिएशन आप सेम दो, मतलब आप फोन एक नहीं है, आपका फोन दो माना जाएगा क्योंकि दोनों के रेडिएशन आपके ऐड हो रहे हैं। प्लस क्या होता है, आपको ना कोशिश करें आप ब्लूटूथ यूज करें अपने, और फोन को आप टेबल पे रख सकते हैं, अपने बैग पे रख सकते हैं। जब ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे आप बाइक चला रहे हैं, तो उसका ऐसे रखें जैसे आपके कार में या बाइक में अलग से दूर रख लें अपने से। तो उससे क्या होगा कि आपके रेडिएशन कंटिन्यूसली परसिस्टेंटली उसको नहीं मिलते रहेगा उस एरिया को। और चेंज ऑफ पोजीशन एंड जो फोन को, उससे क्या होता है आपको रेडिएशन कम मिलता है। आज के जो अभी नए फोन आए हैं विद द गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड विद द इंटरनेशनल नॉर्म्स, रेडिएशन बहुत कम कर दिया गया है। जो बीच में चाइनीज फोन्स आ रहे थे कई सारे, उससे रेडिएशन बहुत ज्यादा हो रहे थे। अभी बीच में हमारी एक स्टडी भी आई है जिसमें पाया गया कि जो न्यू रिसेंट जो है अपने मोबाइल आ रहे हैं, उनके रेडिएशंस एक नॉमिनल है, पर फिर भी अगर आप इसी नॉमिनल को भी अगर 4 टाइम कर देते हैं तो इट गोज बियॉन्ड द नॉर्मल रेंज। तो आप हमेशा जितनी जरूरत है प्लीज उतना ही फोन यूज करें, और आप सिम भी उतना ही यूज करें जितना आपको लगता है कि उसमें जरूरत। डबल स्लॉट है तो दो डालना जरूरी नहीं होता, आपको लगता है कि आपको अगर जरूरत है तो यूज करें वैसे। और लैपटॉप है जैसे, तो आप लैपटॉप को अगर अपने ऊपर लैप पे रख के काम करते हैं, या अगर आपको ऐसा काम है जहाँ पे आपको कई सारे मॉडेम्स अपने बगल में रख के काम करने पड़ते हैं, तो वुडन आप वो ब्लॉक रखें बीच में ताकि वो रेडिएशन आपको ना मिले। एक अहम सवाल सर, क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा सवाल है, बच्चों में कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं यूरिन से जुड़ी हुई, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं होती है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, काफी छोटा होता है बच्चा, परिजनों को पता नहीं चल पाता कि वो कौन सी समस्या से जूझ रहा है, तो वो कैसे जानेंगे परिजन कि उसको यूरिन से जुड़ी समस्याएं हैं? कौन कौन से वो समस्याएं सबसे महत्वपूर्ण है? देखिए, अगर हम डिवाइड करें बच्चों को तो प्री स्कूल, स्कूल चाइल्ड और टीनेज चाइल्ड, अगर 3 भाग में डिवाइड कर दें बच्चों को उस लेवल में। प्री स्कूल वाले बच्चे अगर ना पेशाब करते वक्त रो रहे हैं बहुत तेज, मतलब एवरी टाइम दे आर क्राइंग, जब भी पेशाब करते हैं और उनको दर्द होता है, रोते हैं, तो समझ जाइए उनको प्रॉब्लम है। और वो जलन का कंप्लेंट नहीं करते। नॉर्मली बच्चे जलन है नहीं बोलेंगे आपको। वो अगर माँ बोल रही है मेरे को पेशाब में जलन है, या पिताजी 12 बोले पेशाब में जलन, तो हो सकता है 2.5 साल का बच्चा ही बोले मेरे को पेशाब में जलन है, तो वो उनका जलन का कंप्लेंट कभी नहीं रहता। अगर उनको प्रॉब्लम है तो वो दे विल क्राई, उनको डिस्कम्फर्ट होगा जब वो पेशाब करेंगे, तो उस स्थिति में आपको उनकी जांच करनी पड़ती है। छोटे छोटे प्रॉब्लम भी होते हैं, जैसे कई बार सामने का स्किन चिपका हुआ सा होता है, छोटे बच्चों में कई बार ऐसा होता है कि पूरा सामने के चमड़ी पीछे नहीं जाता है, चिपका रहता है, उसी के अंदर मवाद सा बनता रहता है। तो एक बार आप खुद ही देख लें नहलाते वक्त बच्चे को कि कैसा है स्किन। अगर दिक्कतें हैं तो आके उससे मिले, कोई भी यूरोलॉजिस्ट है, कोई जनरल सर्जन से मिल सकते हैं, पेडियाट्रिशियन से मिलकर आप दिखा सकते हैं उनको। फिर स्कूल चाइल्ड, अब क्या है, मैं तो बहुत कॉमनली देख रहा हूँ, ये मुझे बड़ा दुख भी होता है देख के कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 8-8, 9-9 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, उनका स्कूल टाइमिंग होता है सुबह 6:30 बजे। 7 बजे स्कूल जाना पड़ता है बच्चों को, बस आ जाती है 6:30 बजे। उठते हैं बच्चे 6 बजे और फटाफट खाए, कुछ भी ना खाए, खाली पेट रहे, और सीधा गाड़ी में बैठ के, बस में बैठ के जाते हैं अपने स्कूल। और वो बच्चे ज्यादातर 99% अगर आप पूछेंगे तो वो सुबह पॉटी वोटी करके नहीं जाते, ना तो नहा के जाते हैं, कुछ बिना किए, पेट साफ बिना किए चले जाते हैं। और उनका कंप्लेंट क्या होता है, पेट दर्द और पेशाब बार बार होती, कई बार उनको पैंट में सूसू हो जाती है, ये सब उनके कंप्लेन होते हैं। बेसिकली पेट भरा रहता है, उनको लैट्रिन लगती है और साथ में सूसू लगती है, और उसको रोकने के चक्कर में उनको सूसू लीक हो जाती है, कई बार ऐसा होता है। बेसिक प्रॉब्लम वो होता है, लेकिन पेरेंट्स उनका इलाज कराते हैं यूटीआई करके, और नॉर्मली पास के जो फिजिशियन उनको यूटीआई करके स्टैम्प कर देते हैं, बच्चे एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देते हैं। आप सिर्फ उन बच्चों को सुबह आदत डालिए कि जब वो उठते हैं, आधी 1 घंटे पहले उठें सुबह अपने बस के टाइम से। अगर वो 6 बजे उठते हैं, 5:30 बजे उठाइए। आपको भी उठना पड़ेगा, पेरेंट्स को ध्यान देना ही पड़ेगा। देयर इज नो एक्सक्यूजेस फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो। आपको पूरा टॉयलेट ट्रेनिंग देना पड़ेगा बच्चों को। उनको दूध पिलाइए गर्म सुबह, उनको पॉटी हो जाए अच्छे से, उसके बाद वो जाए, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, उनको स्कूल के टॉयलेट को यूज करने का भी आदत डलवाइए। जब अगर उनको लगता है स्कूल में टॉयलेट आई, प्लीज वो जाके करें। और अगर उस टॉयलेट, स्कूल के टॉयलेट में प्रॉब्लम है, तो जाके प्रिंसिपल से बात करें कि उसको साफ रखाएं, और एक फिजिबल स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए स्कूल में, ताकि बच्चों को हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम भविष्य में बड़ी बन सकती है। महिलाओं को भी आजकल यूरिन से संबंधित समस्याएं काफी देखी गई हैं, उसकी क्या वजह है, और कैसे जो है ये अब दिन ब दिन यूरिन से संबंधित जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है? क्या कुछ वजह इसकी आप मानते हैं? एक तो ये है कि अवेयरनेस बहुत बढ़ गया है लोगों में, थोड़ा सा भी
जैसे सिम्टम्स रहते हैं तो उसमें यूरिन कंप्लेन अगर रहता है तो वो आते हैं पेशेंट। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मे बी बिकॉज इसमें आउट ऑफ वो होगा कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अभी क्या है, एक ट्रेंड है, कभी पेशाब में हल्का जलन हो यूरिन टेस्ट करने के लिए बोल दिया जाता है, और यूरिन टेस्ट में आपके हमेशा पस सेल आ जाता है और आपको स्टाम्प कर दिया जाता है कि आप यूटीआई हैं, आपको यूटीआई हो गया है, यूरिन इन्फेक्शन हो गया है। यूरिन सैंपल लेना महिलाओं में आसान काम नहीं होता है। महिलाओं को अगर यूरिन सैंपल देना है, ये याद रखिए, अगर जब भी आपको यूरिन सैंपल देना है अपना, तो नहाने के बाद आधा पेशाब करके बीच का सैंपल दीजिए। सुबह का पहला पेशाब नहीं देना है। अगर आप वो सैंपल दे रहे हैं तो आपको यूरिन में पस सेल आ जाएगा और आपको स्टैम्प्ड कर देंगे कि आपको यूटीआई है, और आप हमेशा दवाई खाते ही रहेंगे। तो कृपया सिंपल चीज़ें का ध्यान रखें, यूरिन सैंपल सही तरीके से दे दें, ताकि एटलीस्ट आपका वो रिपोर्ट अगर सही आती है तो कोई इलाज भी सही होगा। साथ में कभी कभी ओवर डूइंग भी बहुत प्रॉब्लम होता है। बहुत एजुकेटेड फैमिलीज मैंने देखा है कि दे क्लीन, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर क्लीनिंग करते हैं पीरियड्स के टाइम में। ओवर क्लीनिंग का भी आप थोड़ा ध्यान रखें। कभी कभी ओवर वॉश करने से भी ना वो एरिया बहुत ड्राई हो जाती है, और ड्राई होने के कारण से वो आपका इन्फेक्शन होने का ज़्यादा रिस्क हो जाता है, बहुत सीवियर इन्फेक्शन होने का डर होता है उसमें। तो कुछ माइल्ड अगर जलन है, हल्की जलन है, तो आप सिंपल एक नींबू पानी भी पियेंगे तो ठीक हो जाएगा आपका। हर किसी के लिए एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ और सर, लोटस हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यूरोलॉजी से संबंधित समस्याओं के लिए क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर जो मरीज आते हैं उनको मिलती है? किस तरह से अपग्रेडेड हॉस्पिटल है बाकी अन्य हॉस्पिटलों की तुलना में? सबसे पहली बात तो लोटस यूरोलॉजी हॉस्पिटल अपने नाम में यूरोलॉजी की हॉस्पिटल है, जो अपने आप में एक अलग है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये हमने ये अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपना हॉस्पिटल बनाया। हम आपको बेस्ट ऑफ द यूरोलॉजी सर्विसेज देना चाहते हैं। मैं डॉक्टर योगेश, डॉक्टर तुषार, हम 3 लोग की टीम है। हम अलग अलग नेशनल इंस्टीट्यूट से पढ़ के यहाँ आए हुए हैं, और हमने ये डिसाइड किया कि जो बेस्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ वर्क होता है जो बड़े सेंटर्स में, जैसे अगर चंडीगढ़ से डॉक्टर साहब पढ़ के आए, योगेश साहब, मैं कोयम्बटूर से आया हूँ, और तुषार साहब मैसूर से आए हैं, तो हम लोग का ये है कि जो हमने वहाँ पे देखा और जो वहाँ के सर्विसेज हैं उस सारी सर्विसेज कंबाइन यहाँ पे दे पाएँ, ताकि हमारे जो यूरोलॉजी सर्विस है वो एक सबसे नीचे तबके से लेके सबसे बेस्ट ऑफ द सोसाइटी सबको मिले वो। तो ये सारे लोगों को कैटर होना जरूरी है, सबको मिलना चाहिए यूरोलॉजिकल सर्विसेज। हमारे यहाँ पे हम राउंड द पूरे 7 दिन हमारे पास ओपीडीज रहती है। संडेज को हम सिर्फ 1.5 से 2 घंटे आते हैं, पर हर दिन आपको ओपीडीज खुली हुई मिलेगी यहाँ पे। हमारे यहाँ डेली सारी सर्जरीज डेली होती हैं। हमारे यहाँ स्टोन्स के, लेजर्स की फैसिलिटी है। जो बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट स्टार्ट अब होता है इंडिया में वो अवेलेबल है यहाँ पे, जैसे कि RIRS फ्लेक्सिबल यूट्रोस्कोप है, लेजर स्टोन सर्जरीज होती हैं, PCNL होते हैं, और ये सब सर्जरीज ऐसा है कि हम इतने साल से करें तो बेस्ट ट्रीटमेंट और बेस्ट आउटकम भी हम दे पाते हैं। सिमिलरली स्ट्रक्चर यूरेथ्रा होता है, पेशाब प्रणाली की सिकुड़न होती है, इसके नंबर ऑफ केसेस बहुत हमने किया है यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ टीम है, और टीम वर्क में जब आप काम करते हैं तो आपके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। और एक इंस्टीट्यूट में हमारे स्टाफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या हमारे स्टाफ जो रिसेप्शन से लेके हमारे जो OT स्टाफ तक सारे लोगों को इस यूरोलॉजी के सब्जेक्ट के बारे में पूरा ज्ञान है अब, तो आपको सर्विसेज एग्जैक्टली उसी हिसाब से मिलती है जैसा हम चाहते हैं। तो बार बार पेशेंट को हर चीज़ के लिए नए लोगों से अलग अलग चीज़ें की मतलब पूछना नहीं पड़ता। अगर आपको किडनी स्टोन की सर्जरी है तो बताते हैं हमारे स्टाफ की ये, तो सबको मालूम होता है क्या होने वाला आपके साथ। और हम धीरे धीरे अब एंड्रोलॉजी में भी हमने बहुत प्रोमोट किया है। हम पेनाइल प्रोसेसिस करते हैं, इम्प्लांट्स होता है, एक मशीन डलती है, जिनको बिल्कुल इरेक्शन नहीं आता, जिनके लिए बहुत दिक्कत है इरेक्शन में, और इम्पोर्टेंसी है जिनको, उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे हमारा संभव है। और हमने यहाँ पे कई सारे इम्प्लांट किए, पेनाइल इम्प्लांट, जो अब काफ़ी अच्छे हैं। वैसे ही हमारे यूरोडायनेमिक्स होते हैं, जिनके पेशाब की थैली काम नहीं कर रही है उनके लिए यूरोडायनेमिक टेस्ट की सुविधा हमारे यहाँ है। और प्रोस्टेट के सर्जरी तो हम ऑलमोस्ट डेली करते हैं यहाँ पे। और ब्लैडर ट्यूमर्स हैं, कैंसर्स हैं, तो उसके लिए क्या होता है, बेसिकली हमारे जो टीम वर्क होती है उसके कारण से हम बहुत अच्छा आउटकम दे पाते हैं। हम 3 सर्जन्स रहने से क्या होता है कि जो सर्जरी जो 8-8 घंटे की हो 3 से 3.5 घंटे में कंप्लीट हो पाती है, और फास्ट काम होता है, पेशेंट रिजल्ट भी अच्छा मिलता है, और एक नॉमिनल इकोनॉमिकल वे में हो पाता है, उसके लिए संभव हो पाता है। एक आखिरी सवाल सर, कौन से एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा यूरिन से जो जुड़ी संबंधित समस्याएं हैं वो देखने को मिल रही है अभी?
एज ग्रुप 20 to 60 अगर देखा जाए तो हाईएस्ट तो हमारे पास 40 to 60 माना जाएगा, जो सबसे ज़्यादा रहते हैं, जिनमें प्रोस्टेट के पेशेंट भी आ जाते हैं और स्टोन के पेशेंट भी रहते हैं, पेशाब की जो इन्फेक्शंस के पेशेंट भी बहुत से रहते हैं, ट्यूमर्स हैं, कैंसर हैं, एंड्रोलॉजी का बहुत कॉमनेस्ट एज ग्रुप है वो। और तो ये सारे, और इवन यूरोगाइनी, जैसे महिलाओं में कई बार खांसने छींकने से पेशाब लीक हो जाता है, वो भी करीब 40 के एज ग्रुप के आते हैं, उनका भी टेप सर्जरी हमारे यहाँ होता है। और हम वो सारी फैसिलिटीज तो ऑलमोस्ट सारा यूरोलॉजी का जितने भी काम है वी आर डूइंग इट हियर। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष सर। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आशीष कुमार शर्मा, जिन्होंने बताया कि किस तरह की जो समस्याएं हैं, यूरिन से जुड़ी समस्याएं हैं, वो होती है और उससे किस तरह से बचा जा सकता है। कैमरा पर्सन DK सिन्हा के साथ श्रीकांत यदु, साधना न्यूज़, रायपुर।